जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक पाठशाला में। यहाँ हम देश दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करते हैं, साथ ही उनकी पृष्ठभूमि पर भी चर्चा करते हैं। तो बिना समय बिताए शुरू करते हैं आज का पहला खबर। तो चलिए देखते हैं अपना पहला न्यूज़। तो आपका पहला न्यूज़ है इंडिया रशिया एक्सचेंज एग्रीमेंट। इंडिया रशिया के बीच काफ़ी समझौते हुए, उनसे संबंधित खबरें हैं। पहला खबर है 16 एग्रीमेंट्स का एक्सचेंजेज हुए हैं। ये सारी खबरें एक्सचेंज डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एकेडमिक एंड कल्चर से संबंधित है। क्योंकि अभी अपने देश में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए हुए थे, उन्होंने ही ये सारी चीज़ें की है। अभी जो आए वो समिट, मतलब वो किस लिए आए, क्यों आए, तो वो 23rd समिट है, इंडिया रशिया एनुअल समिट है। हमारे इंडिया का रशिया के साथ एक गहरा संबंध है। उसके एनुअल समिट 23rd एनुअल समिट है, जिसमें अभी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए हुए थे। इंडिया रशिया ने एग्रीमेंट एग्रीकल्चर ट्रेड को भी बढ़ावा देने की है पहल। तो हम यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में भी जानेंगे। साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बूस्ट करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ भी हम लोगों ने पहल किया है। इंडिया ने साइन किया है इंडिया पोस्ट और रशिया पोस्ट, ताकि इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट को भी सही से कार्यान्वित किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया रशिया है, तो उससे पहले रशिया के बारे में जानते हैं। तो रशिया की हिस्ट्री, रशिया को पहले यूएसएसआर कहा जाता था, क्योंकि ये पहले यूनियन था। लेकिन 31 दिसंबर 1991 के बाद इसका डिसोल्यूशन हो गया और फिर ये यूएसएसआर से रशिया सिर्फ रह गया। ये 31 दिसंबर 1991 इनके हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। अभी जो इंडिया, हम जानते हैं कि इंडिया रशिया का संबंध मित्रतापूर्ण है। तो इंडिया ने पहला संबंध तब रशिया के साथ स्थापित किया था, फर्स्ट रिलेशन किया था। तो ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1931 हुआ था। इंदिरा गांधी के समय का ये है। इसी ट्रीटी के तहत जब अपना इंडिया और पाकिस्तान वार हुआ था, लिबरेशन ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश, उस समय रशिया इंडिया के पक्ष में खड़ा था। ये इसी ट्रीटी की वजह से, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, ये 1931 में हुआ था। अभी जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए थे, उनके तहत यहाँ पे इंडिया जल्द ही लॉन्च करने वाला है 30 दिनों की ई वीज़ा, वीज़ा फ्री टूरिस्ट के लिए, फ्री 30 डे ई वीज़ा टूरिस्ट और ग्रुप टूरिस्ट के लिए भी। साथ ही साथ अभी हम यहाँ देखेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर ट्रेड हुआ है, तो एग्रीकल्चर, इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। तो इन खबरों से ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। राज्यसभा डिस्कस प्राइवेट मेंबर बिल टू अमेंड पॉस्को एक्ट। यहाँ पर इस हेडलाइन में 3 पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। एक है राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानेंगे। फिर प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, सिर्फ इतना ही नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे बिल कितने और कौन कौन से बिल होते हैं। साथ ही साथ हम समझेंगे पॉस्को एक्ट को भी। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो राज्यसभा हम जानते हैं कि ये पार्लियामेंट का पार्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 79 में मेंशन है। और पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो पार्ट है पार्लियामेंट के, पर वो मेंबर नहीं है। कौन? प्रेसिडेंट। ये कहाँ मेंशन है प्रेसिडेंट के बारे में? आर्टिकल 52 में मेंशन है प्रेसिडेंट के बारे में। अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, ये दोनों भी होते हैं। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा परमानेंट हाउस होती है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, बट लोकसभा 5 ईयर्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। साथ ही राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, लोकसभा डिसॉल्व होती है 5 ईयर्स में। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, वॉइस ऑफ स्टेट भी इसे कहा जाता है। अब राज्यसभा में कितने सीट्स होंगे, इसके बारे में अपना 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है। और राज्यसभा में अभी 250 सीट्स हैं, और लोकसभा में 550। लोकसभा में 550 सीट्स हैं और राज्यसभा में 250 सीट्स हैं। राज्यसभा में सीटों के बारे में 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है।
ये राज्यसभा में जो 250 सीट्स है उसमें से 238 सीट तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, इसमें आम पब्लिक डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसमें 12 सीट 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राज्यसभा, अब चूंकि इंडिया पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा होते हैं, मीन्स अपर हाउस एंड लोअर हाउस होते हैं, तो इस सिस्टम को, जिस भी देश में ये सिस्टम होता है दो हाउस का, उसको बाइकैमरलिज्म कहा जाता है। उस सिस्टम को बाइकैमरलिज्म कहा जाता है। एक छोटी सी फैक्ट ये भी जानते हैं कि राज्यसभा का पहला सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग ऑफ राज्यसभा कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को हुआ था। दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। ये भी हमने बताया है कि ये जो इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये एमएलए के द्वारा किया जाता है, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट के द्वारा होता है। नॉमिनेट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट सिर्फ और केवल सिर्फ लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल साइंस फील्ड में एक अभूतपूर्व ज्ञान और एक्सपीरियंस वालों को ही किया जाता है। सिर्फ लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस एंड साइंस, इसके लिए आप याद रख सकते हैं शॉर्टकट लास, LASS। एल फॉर लिटरेचर, ए फॉर आर्ट, एस फॉर साइंस, एस फॉर सोशल साइंस। नॉट एस फॉर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कोटा वालों को के लिए नॉमिनेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर एंड आर्ट्स के लिए है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थी। हम आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि इतनी सारी बातें जान चुके हैं तो क्वालिफिकेशन के बारे में भी देखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन इंडियन होना जरूरी है, साथ ही साथ मिनिमम एज 30 ईयर्स का होना चाहिए। और ये क्वालिफिकेशन की विश्लेषण आपको आर्टिकल 84 में मेंशन किया हुआ है। राज्यसभा मेंबर की क्वालिफिकेशन के लिए आर्टिकल 84 में है, मिनिमम एज 30 और इंडियन मस्ट बी नीड है। वहीं पे हम लोकसभा के लिए बात करें तो लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होते हैं। टर्म्स, राज्यसभा की टर्म्स क्या होती है? राज्यसभा अभी अपने बताया परमानेंट हाउस होती है, कभी भी एबॉलिश नहीं होती है, लेकिन इनके मेंबर्स का जो टर्म्स होता है 6 ईयर का होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए कि यदि मेंबर 6 ईयर का होता है और सारे मेंबर 6 ईयर में रिटायर हो जाएंगे या फिर उनका री इलेक्शन होगा, तो इसका मतलब है कि राज्यसभा एबॉलिश हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पीछे कहानी है कि सारे मेंबर्स को एक बार में ही रिटायर, या उनके टर्म एक बार में ही पूरे नहीं होते। राज्यसभा में 1/3 मेंबर्स एवरी 2 ईयर्स फिर रिटायर होते हैं। एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर कंपल्सरी रिटायरमेंट होती है। और यदि इस बीच में किन्हीं का अकस्मात डेथ या किसी भी कारण से वैकेंसी होती है, तो उस सीट पे चुनाव होती है, लेकिन वह सिर्फ उस सीट के रिमेनिंग टर्म तक के लिए ही होता है, न कि कंटिन्यू 6 ईयर तक चलता है। ध्यान रखना है, सिर्फ रिमेनिंग तक के लिए। कैजुअल वैकेंसी कि जो इलेक्शन होता है वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ टर्म्स के लिए होता है। टोटल उस सीट पे 6 ईयर्स के लिए होती है। एवरी 2 ईयर्स पे 1/3 मेंबर। अब सवाल लगता है कि जब राज्यसभा स्टार्ट हुआ तो सेकेंड ईयर में 1/3, तो 1/3 कौन कौन से मेंबर को रिटायर किया गया? तो इसके लिए इलेक्शन लॉटरी सिस्टम के द्वारा ये डिसाइड किया गया था उस समय। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। अपना चेयरमैन, चेयरमैन कौन होते हैं? तो चेयरमैन होते हैं आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। लोकसभा का चेयरमैन स्पीकर होता है। अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं लोकसभा का स्पीकर कौन है और राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट कौन है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अपना आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट के बारे में हमने आपको बता दिया, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट 63 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ROPCOB ये क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये क्या होता है? तो ये किस रूल रेगुलेशन पे राज्यसभा चलेगी, इसका डिस्कशन, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा हुआ है। इसको इंटरप्रेट करने की पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब जो उस समय प्रिसाइडिंग होते हैं, उनको ही दिया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखेंगे। द चेयर डज नॉट वोट। अब आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वह वोटिंग नहीं देंगे। जब लोकसभा में कोई भी बिल डिस्कस होती है, उस डिस्कशन के समय जो उस के चेयर हैं वह फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेंगे। हाँ, यदि टाई हो जाता है तब जाके वो वोट करेंगे। ये आर्टिकल 100 में मेंशन है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। अब रिमूवल के बारे में देखते हैं।
चेयरमैन का रिमूवल कैसे होता है? तो ऑब्वियसली बात है, चेयरमैन जब वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल ही रिमूवल ऑफ राज्यसभा चेयरमैन होगा। तो ये के रिमूवल के लिए आपको दोनों सदनों की सहमति जरूरी है। नीड बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा में ही स्टार्ट होनी चाहिए सॉरी, राज्यसभा में ही स्टार्ट होनी चाहिए इसका रिमूवल प्रोसेस, और साथ ही 14 डेज की नोटिस के साथ ये शुरू होगा। राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा से भी इसकी सहमति की आवश्यकता है। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल के लिए पास होना चाहिए, पर राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। सेम डिप्टी प्रेसिडेंट चेयरमैन के बारे में, डिप्टी चेयरमैन के लिए सिर्फ राज्यसभा में सहमति चाहिए होती है, ना कि लोकसभा में। लोकसभा में इसके डिस्कशन के बारे में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, पर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्यों? क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट, एंड वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इनका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, चुनाव अलग होता है, पर डिप्टी चेयरमैन उसी राज्यसभा सदस्य में से चुन के आते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका बिल के बारे में। न्यूज़ नहीं बल्कि हमने पीछे देखा था कि राज्यसभा में पॉस्को अमेंडमेंट के ऊपर एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है। तो अभी हम चर्चा करेंगे बिल के बारे में, बिल के कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या प्रावधान है। तो चलिए बिल्स का टाइप हम देखते हैं। पहला है आपका ऑर्डिनरी बिल। आर्टिकल 107 से 108 के बारे में लिखा हुआ है। मतलब बाकी और जो भी हम बिल डिस्कस करेंगे, यदि वो बिल नहीं है तो इसका मतलब है वो ऑर्डिनरी बिल में काउंट होगा। नेक्स्ट आता है मनी बिल। बहुत ही मोस्ट पावरफुल बिल है ये, सिर्फ और केवल सिर्फ लोकसभा में ही बिल लाए जा सकते हैं। इस बिल पे डिस्कशन के लिए, क्लियरेंस के लिए जॉइंट सेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम जॉइंट सेशन बुलाकर इस बिल को पास कर दें। बिल पास इंडिविजुअली हर सदन में होने चाहिए, लोअर हाउस एंड अपर हाउस दोनों में। साथ ही इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन, बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। और राज्यसभा में इसकी सिर्फ फॉर्मल बिल तरीके से पास हो जाता है। नो ज्वाइंट सेशन, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में नॉर्मल मेजोरिटी से पास हो सकता है। नेक्स्ट बिल है आपका कैब। कैब मीन्स नॉट कैब की गाड़ी वाला, कैब मीन्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सेंसिटिव। ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। इसमें भी ज्वाइंट सेशन की कोई प्रावधान नहीं है। इस बिल को भी पास करना होगा इंडिविजुअली दोनों को सदनों में। साथ ही इसमें प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं होती है। मीन्स यदि ये बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही होगा, और जैसे प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो वह पार्ट, वह हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाता है। अमेंडमेंट मीन्स आइदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और मतलब उसको बढ़ाना घटाना कुछ भी, ये कैब के द्वारा ही होता है। और जब वो कैब पे प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है तो वो कैग हो जाता है। नेक्स्ट बिल आपका सॉरी CAA हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस बिल। फाइनेंशियल बिल आपको दो टाइप के होते हैं। फाइनेंशियल बिल में मनी बिल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन होता है। अब मनी बिल में ही बिल सिर्फ लोकसभा में होते हैं, नो ज्वाइंट सेशन होता है, तो ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल बिल में भी नो लोकसभा, ओनली लोकसभा में डिस्कशन होता है। ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था नहीं होती है। और फाइनेंशियल बिल दो तरह के होते हैं, टाइप ए टाइप बी। किसी और वीडियो में हम इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। शॉर्ट में हम इतना ही इससे संबंधित जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक हमारा प्राइवेट मेंबर बिल आया नहीं, तो क्या होता है। प्राइवेट मेंबर बिल डिपेंड करता है कि कौन उस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ऑब्वियसली नाम से क्लियर है कि प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल तब माना जाता है जब कोई भी एमपी उस बिल को इंट्रोड्यूस करे पर वो एमपी मिनिस्टर नहीं है। ध्यान रखने की वाली बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, ना कि मिनिस्टर। कोई भी मिनिस्टर यदि बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो उसको गवर्नमेंट बिल कहते हैं, लेकिन इसी जगह पे सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे प्राइवेट बिल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 डेज नोटिस की जरूरत पड़ती है। 7 डेज के नोटिस के बाद ही गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी मिनिस्टर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो गवर्नमेंट बिल है, और उसके लिए 7 दिनों का प्रायर नोटिस की आवश्यकता है। प्राइवेट मेंबर बिल के लिए कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं,
पॉस्को के बारे में हम यहाँ देखते हैं। पॉस्को क्या है? पॉस्को का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब ये बिल 2010 में ड्राफ्ट हुआ था और इंडिया में डिले के कारण 2012 में एक्ट बना। ये 14 नवंबर 2012 को आई मीन से इफेक्ट हुआ है। ये 14 नवंबर को हम चिल्ड्रन डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें क्या है ना कि अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले मीन्स 2012 से पहले चिल्ड्रन के सेक्सुअल ऑफेंस को लेके कोई भी एक कानून नहीं था, जिसके वजह से बहुत सारे मिसयूज हुए और बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा उठा के बच भी गए। तो इस बिल में क्या है? ड्यूटी ऑन ऑल मीन्स मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। कोई भी व्यक्ति जिनको इस किसी भी सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हें हर हाल में रिपोर्ट करना है। यदि वो रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ये पनिशेबल एक्ट के तहत उनको भी सजा मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका जेंडर न्यूट्रलिटी। इस बिल में जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही उनके बचाव के लिए है। बिलो 18 कोई भी चाइल्ड है तो उनके लिए उनके पक्ष में ये बिल बनाया गया है। साथ ही एक्यूज कोई भी हो सकता है, उनके ऊपर भी सेम एक्शन सेम रूल्स लागू होंगे, आइदर मेल और फीमेल। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि आपकी जो भी जानकारियां हैं वो पब्लिकली प्लेस पे नहीं की जाएगी बिना आपकी सहमति के। यदि आपकी सहमति होती है तो बताया जाएगा, अन्यथा वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ आप और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। इसमें चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर होता है, ताकि क्योंकि इसमें चूंकि बिलो 18 मीन्स चाइल्ड के लिए है, चिल्ड्रंस इन्वॉल्व है, क्योंकि उनके ऊपर ये शोषण हुआ होता है, तो उनके फ्रेंडली मीन्स उनसे डर ना लगे। ऐसा नहीं है कि उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत बड़े तौफे में जा रहे हैं ताकि बच्चे उनसे डर जाए, ऐसा कुछ नहीं। चिल्ड्रन फ्रेंडली प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए, फॉलो किया जाता है। ये चूंकि 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ, 2012 में आया, तो लास्ट 2019 में इसको ऑलरेडी अमेंडमेंट किया जा चुका है। देखते हैं इस अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था। इस अमेंडमेंट में मिनिमम पनिशमेंट जो 7 साल की थी पहले, उसे 10 साल कर दिया गया है। बहुत ही कठोर सजा, मतलब इसको इस सरकार ने बहुत ही ज़्यादा सख्त रूप में लिया और 7 ईयर्स से 10 ईयर्स कर दिया मिनिमम पनिशमेंट। साथ ही मैक्सिमम 20 ईयर्स का भी सजा है और डेथ पेनल्टी भी ऐड किया गया है। पहले नहीं था, बाद में इसे डेथ पेनल्टी को भी प्रावधान है इसमें। बेल इज रेयर, यदि किसी के ऊपर पॉस्को एक्ट 2012 लागू होता है और वो साबित हो जाता है तो बेल बहुत ही मुश्किल से मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है। मीन मतलब यदि किसी के ऊपर ये दोष लगाया गया है तो उसे साबित करना होगा कि ये निर्दोष है। बाकी और नॉर्मल केस में ऐसा होता है कि दोषी को साबित करना पड़ता है कि ये दोषी है, ना कि उसे साबित करना होता है कि ये वो निर्दोष है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। इंडिया टू होस्ट यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कमिटी सेशन। अब इसमें क्या है? ये आपका 20वां सेशन है। ये इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है, सेफगार्डिंग इंटेंजिबल कल्चर के लिए है। साथ ही ये रेड फोर्ट पे होगा। और यूनियन अभी चूंकि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज से संबंधित है, तो इंडिया का कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। न्यूज़ ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि रिसेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हु इज द मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट आपका है कि अभी इसमें इंडिया ने नॉमिनेट किया है दिवाली को। दिवाली को भी एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाला जाए। ऐसा करने से क्या होता है? तो इंटरनेशनल असिस्टेंस मिलता है उस सॉरी उसके इंटरनेशनल असिस्टेंस मिलता है सेफगार्ड करने के लिए उस लिस्ट में जो भी कल्चर आते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है आपका न्यूज़, इंडस्ट्री एकेडमिया गवर्नमेंट कोलेबोरेशन की फॉर इंडिया रिसर्च ग्रोथ। इंडिया की रिसर्च के लिए इंडस्ट्री मतलब उद्योग, एकेडमी मतलब एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट, इस तीनों का सहयोग जरूरी है। ऐसा किसने कहा? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने कहा है। हु इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे अभी यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। अब इसमें अभी क्या रिसेंट अपडेट हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो एक ये भी है कि भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है प्राइवेट मेंबर को भी, प्राइवेट पार्टी को भी, प्राइवेट कंपनी को भी स्पेस और न्यूक्लियर रिसर्च में, स्पेस एंड न्यूक्लियर रिसर्च के लिए दरवाजा खुल चुका है प्राइवेट कंपनियों के लिए। इसी को लेके इन्होंने ऊपर वाला न्यूज़ किया। साथ ही इसी न्यूज़ से संबंधित है अजय कुमार सूद ने हाईलाइट्स किया इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप।
ये भी सेम प्लेटफॉर्म सेम चीज़ों को बता रहे हैं कि इंडस्ट्री और एकेडमी, इंडस्ट्री मीन्स उद्योग, एकेडमी मीन्स एजुकेशन सिस्टम, उस दोनों के पार्टनरशिप कोलेब्रेशन की ज़रूरत है। ये हमें अजय कुमार सूद ने बताया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अजय कुमार सूद के बारे में कि अजय कुमार सूद कौन है। तो अजय कुमार सूद है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अजय कुमार सूद। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। इंडिया मलेशिया कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन राजस्थान। राजस्थान में इंडिया और मलेशिया के द्वारा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। तो यह महत्वपूर्ण है आपका। मलेशिया कहाँ हुई है? राजस्थान। और अब हुई है तो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कहाँ मतलब कब, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो हीरामाओ शक्ति आर्मी के द्वारा है। अब ये फिफ्थ एडिशन है इंडिया मलेशिया के बीच की इस एक्सरसाइज का। आर्मी की एक्सरसाइज है हीरामाओ शक्ति। अब चूंकि इंडिया मलेशिया है तो इंडिया मलेशिया के बीच और कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं उसका भी एक बार रिवीजन करते हैं। तो दूसरा एयरफोर्स का जो एक्सरसाइज होता है उदारा शक्ति होता है। तीसरा समुद्र लक्ष्मण नेवी के लिए होता है। अब ये तीन एक्सरसाइज इंडिया मलेशिया की आर्मी हीरामाओ शक्ति, एयरफोर्स उदारा शक्ति, नेवी समुद्र लक्ष्मण। साथ ही साथ अब हम जानेंगे मलेशिया के सॉरी मलेशिया के राजधानी कैपिटल क्या है। तो मलेशिया की कैपिटल कुला लुमुर है। अब वर्ल्ड मैप पे देखते हैं ये कहाँ है। तो ये अपना वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में ये दोनों पॉइंट जो रेड पॉइंट में दिखाया गया है, हाईलाइट किया गया है, ये आपका मलेशिया है। इंडिया ये इधर मलेशिया, इधर आप देख सकते हैं इंडिया के इस साइड में लोअर साउथ ईस्ट में मलेशिया है। ये आपका मलेशिया है। यहाँ पे और भी कंट्रीज है पर ये जो हाईलाइट किया गया है ये आपका मलेशिया है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिया ओमन स्ट्रेटेजिक कंसल्टिव ग्रुप मीटिंग। इंडिया ओमन के साथ कुछ स्ट्रेटेजिक मीटिंग हुई है उसके संबंध में है। तो हम देखते हैं ओमन के बारे में और कुछ रिलेटेड इंडिया ओमन के रिलेशन। ये 14th राउंड मीटिंग है। ये ओमन में मस्कट शहर में हुआ है। नेक्स्ट आपका है कि इस पे किस पे डिस्कस हुआ है, इस पे रिव्यू किया गया है पॉलिटिकल, डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाइज के लिए, ताकि इसे और बढ़ाया जा सके। इंडिया और ओमान का रिलेशन फ्रेंडली है। साथ ही साथ ये 70 साल हो चुके हैं इंडिया ओमान के रिलेशन का। यस, इंडिया ओमान के रिलेशन का 70 साल हो चुके हैं। ये अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए हुए हैं। नेक्स्ट है कि बायलैटरल ट्रेड बहुत ही अच्छा चल रहा है। 10.61 बिलियन डॉलर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हुआ था इंडिया और ओमान के बीच का। नेक्स्ट है कि आपका इंडियन ओमान में 6 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। साथ ही ओमान की राजधानी मस्कट है। मैप पे देखते हैं ओमान कहाँ है। ओमान ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में ये देख सकते हैं ये अपना प्यारा भारत हिंदुस्तान है। इसके आप देख सकते हैं इधर अरेबियन सी के बाद आपका फर्स्ट इसमें अमन है। अमन की राजधानी मस्कट। ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अपना नेपाल सेलिब्रेट उदाली एंड ओमरी पूर्णी। नेपाल, चूंकि नेपाल सेलिब्रेट किया है और ये फेस्टिवल है तो हम इस दो फेस्टिवल के बारे में जानेंगे और नेपाल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस फेस्टिवल में योमरी पूंजी है, ये नेपाल का हार्वेस्टिव फेस्टिवल है। मतलब जब फसल की कटाई होती है तो उसके संबंध में ये है। ये काठमांडू के लोग मनाते हैं, दिसंबर में मनाया जाता है मुख्य रूप से। साथ ही ये राइस, जब चावल की फसल पक जाती है, धान पक जाती है तो उसके लिए ये मनाया जाता है, उसके एंड में मनाया जाता है। इसमें परिवार फैमिली गैदरिंग होती है और इसमें अन्नपूर्णा देवी की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा देवी का मतलब गॉडेस ऑफ ग्रेन, अनाजों की देवी को पूजा किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा, ये 400 साल पुराना त्यौहार है जो नेपाल में मनाया जाता है, योमरी पुंची। नेक्स्ट न्यूज है आपका इसी में उदय उली। ये किरंत कम्युनिटी के लोग मनाते हैं, ये भी नेपाल में ही मनाया जाता है। इसमें गोड हार्वेस्ट के लिए पूजा की जाती है। इसमें सॉइल और नेचर की पूजा की जाती है। अभी हम देखते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल का प्रेसिडेंट है आपका रामचंद्र पौडुल। अब हम नेपाल को वर्ल्ड मैप पे देखेंगे पर हमें जरूरी नहीं है कि देखें, ये हमेशा याद रहना चाहिए। ये है अपना प्यारा भारत इंडिया। इंडिया में इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट है आपका नेपाल का। नेक्स्ट देखते हैं कि नेपाल का राजधानी क्या है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मिनिस्टर अनाउंसेस न्यू इनिशिएटिव टू बूस्ट कोऑपरेटिव सेक्टर। अब यहाँ पे न्यू इनिशिएटिव बूस्ट किया गया है कोऑपरेटिव सेक्टर को। अब कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है इस चीज को देखते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर सहकारिता। अब ये कोऑपरेटिव सेक्टर के मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं। यूनियन होम मिनिस्टर, कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह, और इन्हीं के द्वारा ये न्यू इनिशिएटिव को
अनाउंस किया गया है। अभी क्या-क्या है इनिशिएटिव वो भी देखते हैं एक बार। न्यूज़ इनिशिएटिव्स में आपका है सहकार सारथी, सहकार सेतु, अभियान साथी एंड पीएसीएस साथी। ये चीज़ें कोऑपरेटिव सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बनाया गया और इस सभी का इनिशिएटिव है, मोटो है एक गाँव में बैंकिंग सिस्टम को इनहेंस करना। तो ये कुछ अपनी बेसिक न्यूज़ थी जो हमने यहाँ कवर किया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ में, नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ और उससे संबंधित पृष्ठभूमि को। चलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय।